ठीक है बेटा जी, देखिए आपका 10th वालों भाई सीबीएसई के लिए भी यूपी बोर्ड के लिए भी बिल्कुल इंपोर्टेंट नोट्स है। 15-16% इसमें से बनाए गए हैं अर्थशास्त्र में से, और इसमें से यही आऊंगे आपके सामने, इनसे घूम फिर कर 12% नहीं आना कोई। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, मानव विकास सूचकांक व इसके मापन के मूलभूत अवयव लिखो। मानव विकास सूचकांक शॉर्ट भाषा में साहब क्या बोलते हो बेटा जी, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक कैसे निकाला जाए बेटा जी? मानव विकास सूचकांक किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली कोई पॉपुलेशन है, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा स्तर, ये सब चीजें क्या करी जाए बेटा जी? मेजर की जाए। जिसका उच्च हो यू मेजरमेंट, तो HDI इंडेक्स का होगा उसका अपर हो। ठीक है, अपर होगा, और जिसका लो होगा तो उसका लो ही रहेगा। ठीक है बेटा जी, पहला पर्सन आप इसमें नोट्स पढ़ लोगे, इसका बहुत अच्छे से याद कर लोगे, इतना हार्ड इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। दूसरा है विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड का उल्लेख करो। ये पर्सन दूसरा पर्सन पहले वाले से संबंधित है बेटा जी। ठीक है, बस में नया पॉइंट आया क्या? यूएनडीपी। अब तीसरा पर्सन है आपका कि राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में अंतर लिखो। राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में अंतर लिखो। प्रति व्यक्ति आय तो वो होती है जो कोई व्यक्ति अपनी मेहनत करके मजदूरी करके एक दिन में जो आय कमाता है, उसे आप कहते हो प्रति व्यक्ति आय, यानी कि एक व्यक्ति की आय। लेकिन राष्ट्रीय आय क्या होती है बेटा जी? ठीक है, अब ये प्रति व्यक्ति आय इसे दूसरे शब्दों में परिभाषित करेंगे। एक बार आप पहले राष्ट्रीय आय को देख लीजिए। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आपको तीन चीजों का ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जीडीपी। जीडीपी पता है बेटा जी, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म आपको पता है, आप बता दो, कमेंट में लिख देना। जीडीपी प्लस एक्स। अब ये एक्स क्या होता है बेटा जी? जो हमारे कुछ रिलेटिव्स है, दोस्त है, वे क्या विदेश में हुए हैं और वहां पे क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां से धन भारत में लाते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही, तो इसका मतलब भारत की आय बढ़ रही। लेकिन कुछ ऐसे भी है कि जो विदेश से यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर नौकरी करते हैं, यहाँ से धन का अपने देश में लेकर के जाते हैं, तो वो तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स यानी कि जो धन भारत में आया, और माइनस के एम जो धन भारत से गया, तो ये क्या है बेटा जी? यू आई आपकी राष्ट्रीय आय। ये क्या है बेटा जी? आपकी राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं हम, तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं बेटी जी? हम प्रति व्यक्ति आय हम निकालते हैं कि कुल या टोटल मनी, या मान लीजिए टोटल आय, टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम बटे टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल इनकम बटे टोटल पॉपुलेशन। यहां पर क्या होता है बेटा जी? ये आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, हो सकता है डिफरेंस पूछ लो दोनों में। ठीक है बेटा जी, चलिए इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर टिप्पणी लिखो। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम, इससे आप एक नाम ध्यान रखोगे, मनरेगा। क्या बेटा जी? मनरेगा। मनरेगा, ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। मनरेगा 2005 में स्टेबलाइज हुआ था। इससे पहले इसका नाम क्या था बेटा जी? नरेगा। ठीक है, इससे पहले इसका नाम था केवल कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम। 2005 के बाद इसका नाम हो गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि रोजगार के संगठित और असंगठित क्षेत्र लिखो। संगठित क्षेत्र क्या होते हैं? अब देखिए, नौकरी की जब बात करते हैं तो इसमें दो सेक्टर आते हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर होगा बेटा जी, ये असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होता है प्राइवेट सेक्टर। दूसरा होता है संगठित क्षेत्र। ठीक है, अब ये भी जरूरी नहीं कि सभी प्राइवेट नौकरी में संगठित क्षेत्र है, नहीं, लेकिन जो लोग पर डे पर कार्य करते हैं, ठीक है, रोज काम करते हैं, रोज उन्हें मतलब कि उनकी मजदूरी मिलती है। ठीक है, कोई असंगठित कार्य भी थी, ठीक है, जिसमें कोई संगठन नहीं होता, तो वो असंगठित। और जिसका कोई संगठन हो, जैसे आपका रेलवे का संगठन है, एसएससी का संगठन है, ऐसे सब बहुत संगठन है। ठीक है, तो ये रोजगार के क्या हो जाएगा बेटा जी? ये रोजगार के संगठित व असंगठित क्षेत्र हो जाएंगे। थोड़ा सा आप इसके बारे में एक्सप्लेन जो आप पढ़ लोगे अच्छे से, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, बुक है थोड़ा। ठीक है, छठा प्रश्न आपका कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में अंतर लिखो। अब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये क्षेत्र होते हैं बेटा जी इनकम के। प्राथमिक स्तर वो प्राथमिक लेवल में चीजें आएंगी एग्रीकल्चर से संबंधित। दूसरी जगह चीजें क्या हो जाएंगी बेटा जी? मैन्युफैक्चर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? यानी कि उत्पाद। यहाँ क्या होगा? दूसरे सेक्टर में होगा बेटा जी उत्पादन। और तीसरे में क्या होगा बेटा जी? तीसरे में हो जाएगी उसकी बिक्री, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तीसरे में। ठीक है, इसके बाद
विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन को बेटा जी WTO के नाम से जाना जा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WTO स्टेबलाइज हुआ था बेटा जी 1 जनवरी 1995 को। कब हुआ था बेटा जी? 1 जनवरी 1995 को स्टेबलाइज हुआ। जो इसका हेड क्वार्टर है या हेड ऑफिस है वो है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है बेटा जी, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है वे देश जो विकसित है और व्यापार करते हैं विकासशील अथवा अविकसित देशों के साथ, ठीक है, उनके नियमों को मेंटेन करना। यानी कि भाई देखो, कोई विकसित होगा और वो विकासशील या अविकसित के साथ व्यापार करेगा तो वो अपनी मर्जी से क्या करेगा? सर अपनी मर्जी से अपनी चीजें बेच चलाएगा। अब वो उसे महंगी भी पड़ सकती है, ठीक है, हो सकता है उसकी पूरी इकोनॉमिक डाउन ही हो जाए उस चीज को खरीदने बेचने के चक्कर में। तो इस प्रकार का कोई दबाव विकसित देश अविकसित या अविकासशील या विकासशील देश पर प्रेशराइज ना करे तो WTO इस प्रकार के मतलब के लॉ निकालता है, बताता है। ठीक है, इन सब चीजों को मेंटेन करता है WTO। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण यानी कि इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि संबंध, रिलेशन बिटवीन 2 और मोर कंट्री। ठीक है, यानी कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच क्या हो जाए बेटा जी, उनमें आर्थिक संबंध जुड़ जाए, राजनीतिक संबंध जुड़ जाए, धार्मिक संबंध जुड़ जाए, ये सब राजनीतिक संबंध, ये सब क्या हो बेटा जी, ये सब वैश्वीकरण के अंतर्गत आएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। देखो मोस्ट तो सारी है, ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ दो इस प्रश्न को भी। अगला प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी पर टिप्पणी लिखो। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? वे कंपनी है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में फैल जाए, वे क्या होंगी बेटा जी? वे बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है। ठीक है, उसके बाद MNC किसी देश के व्यापार को कैसे प्रभावित करती है? क्या है? MNC किसी देश के व्यापार को कैसे प्रभावित करती है? MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब ये किसी देश के व्यापार को प्रभावित करते हैं। आपको पता है कि चाइना का माल सस्ता है, ठीक है, तो भारत वाले हम क्या सोचते हैं कि ठीक है भाई चलो सस्ता माल ले लो, तो यहाँ के व्यापार को तो प्रभावित कर दिया। तो इस तरीके से MNC क्या करती है? किसी भी देश के व्यापार को प्रभावित कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताएं। अब पढ़ दोगे सर, भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताएं क्या है? अब देखिए, भारत सरकार ने क्या किया बेटा जी कि कुछ देशों के साथ मुक्त व्यापार नीति अपनाई। कौन सी बेटा जी? मुक्त व्यापार नीति। यह मुक्त व्यापार नीति क्या है बेटा जी? मुक्त व्यापार नीति के अंतर्गत चीजों के दाम ज्यादा नहीं बढ़ते, बढ़ेंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं बढ़ते। ठीक है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है ना, तो टैक्स हमसे भी नहीं लिया जा रहा। ठीक है, तो किसी एक देश का नाम बताओ, तो हमने बेटा जी करा ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? हमने समझौता ऑस्ट्रेलिया देश के साथ किया हाल ही। ठीक है, अच्छा, RTI का मतलब क्या बेटा जी? देखो, RTI एक एक्ट है जो कि 2005 में स्टेबलाइज है बेटा जी। और